हम CGPSC में प्रिंसिपल ग्रेड 2 फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज का रफ आइडिया हमको मिल गया है। बेसिक क्या क्या होता है सब चीज़ें और किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है ये सब देख चुके हैं। इसी सीरीज में वेक्टर एनालिसिस को हम देखेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटीज रहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर का, VECTOR वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन होता है। एनी ट्रेन, अगर कोई ट्रेन जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कौन से डायरेक्शन में? वेक्टर को हम एक लाइन और उसके साथ में एक एरो, ओके, एक लाइन और एक एरो, इस तरह से हम दिखाते हैं। अगर मैं ये A है और ये B, तब कोई क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायरेक्शन है A टू B की ओर जा रहा है, और इसका जो लेंथ होता है, इसका ये जो एरो का जो लेंथ होता है, ये लेंथ हमको क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। ठीक, क्या हो गया, हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। एरो का A टू B, इसका मतलब होता है एरो जो है A से B क्यों जा रहा है। अगर C टू D है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, C टू D जा रहा है और D जा रहा है, और इसका जो लेंथ होगा, इस एरो का जो लेंथ होगा, ये हमको क्या दिखाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। और मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से दर्शाते हैं, जैसे कोई वेक्टर A है तो A का मॉड इस तरह से होगा, मॉड लिखेंगे तब ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा। अगर ऊपर में कोई एरो है तब ये क्या दिखाएगा, इसका डायरेक्शन दिखाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके हिसाब से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। हम किस तरह से इसको क्लासिफाइड करते हैं, CLASSI, क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, चलो अब सबसे फर्स्ट में देख लेते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब बोलोगे, जब कुछ जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स आर इक्वल तब कहलाएंगे व्हेन उनका जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम रहेगा। ये A हो गया, ये B, ये C, D, E, F। अगर किसी का डायरेक्शन अगर इधर ना हो कि इधर आ गया, इसको मैं G बोल लेता हूँ, ठीक। तो ये जो G है ये क्या हो जाएगा, इसके समान नहीं होगा, ये कोई डिफरेंट में आएगा। अगर G का डायरेक्शन इधर है तब भी ये क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ये इक्वल वेक्टर होंगे और ये इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए क्या क्या चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब जाके कोई दो वेक्टर जो है इक्वल कराएंगे। अब वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी वेक्टर A, दूसरा हम कर लेते हैं नेगेटिव वेक्टर। ओके, अब नेगेटिव वेक्टर को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर कोई वेक्टर A इस तरह से इस डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। फर्स्ट में इक्वल वेक्टर, जब उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल होंगे, और सेकंड में नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। और एक होता है नल वेक्टर, कई बार होता है ना जीरो, जिसका कुछ नहीं होता, उसका हम होता है। चलो इसमें देखते हैं, एक हो गया NUNN नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही हो। स्टार्ट जहां से स्टार्ट होता है वहीं एंड होता है, क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज सेम। ओके, नल वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0 और जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वो सेम होगा, मतलब यही स्टार्ट होकर यही खत्म हो गया, यही स्टार्ट हुआ यही खत्म हुआ, मतलब जहां स्टार्ट हुआ है वहीं एंड हुआ है, तब उसका जो वेक्टर जो होगा वो नल वेक्टर होगा।
फिर उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ये था 1 2 3 थर्ड, और इसके बाद लिखते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर। ये सब आपको पता ही है, यूनिट वेक्टर जैसे आई, इसको कैप से देते हैं, ये आप सबको पता ही है। अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। किसी वेक्टर के ऊपर में अगर कैप लगा देते हैं, कैप, ठीक, अगर एक कैप लगा दी तब ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर को तीनों डायरेक्शन में, आपको पता है ये एक्स, अगर ऊपर को मैंने वाई बोल दिया तब ये जो डायरेक्शन होगा ये जेड होगा। इनकी डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट मूव करूं तब ये आई कैप, अगर वाई डायरेक्शन में मूव करूं एक यूनिट तब ये क्या हो जाएगा, जे कैप। अगर जेड के डायरेक्शन में मूव करता हूं तब इसको कहा जाता है के कैप। तब एक्स वाई जेड, अब चलो ठीक है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन के हो गए। अब नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। अगर एक्स के अपोजिट के डायरेक्शन में जाता है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो माइनस आई कैप। अगर वाई ऊपर डायरेक्शन में लिए हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, वाई का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट होगा, तब ये माइनस जे। तब आई जे के कौन सा डायरेक्शन को दिखाता है, आई जे के जो वेक्टर होते हैं वो एक्स वाई और जेड को दिखाते हैं। और आई जे कैप, अगर कैप है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। आई जे के जो होंगे वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे, पॉजिटिव एक्स वाई जेड डायरेक्शन को। अगर वाई कैप ना बोल के कहीं पे हेड भी बोल दिया जाए, वाई, अगर वाई हैट अगर बोल दिया, वाई कैप की जगह में वाई हैट बोल दिया, वाई के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, मतलब एक यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो वाई के डायरेक्शन में है। अगर इसी को अगर जे का कैप बोल दिया जाए तब भी ये वाई डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर ये हम यूनिट वेक्टर को देख रहे हैं तो आई का मोड इक्वल टू जे का मोड इक्वल टू के का मोड। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तब मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर इस तरह से बी और ए दिया हुआ ए, तब मैं बोलता हूँ कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए इक्वल ए या बी इक्वल टू क्या होगा। तब हम देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन क्या है, तब ये यहाँ से आ जाएगा और इसको बोलेंगे बी एक्स, मतलब बी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, और एक्स के डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर इसके साथ जुड़ जाएगा, तब ये आई कैप। और बी का वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी वाई, और वाई का डायरेक्शन है तब डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, तो ये जे कैप। तब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इस तरह से हम लिखते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करके किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। उसके बाद हमने बोला नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। ओके, इसको देखे थे एक्स वाई और जेड का डायरेक्शन जो होता है आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में हम लिखते हैं, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं ये वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ओनली नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ONLY, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर मैं 10 बोलूँ, 10 यूनिट, तो ये 10 क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी। ना तो इसमें कोई डायरेक्शन है, 10 यूनिट मतलब 10 यूनिट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे मैं बोलूँ 10 केजी, कौन से डायरेक्शन में क्या है इससे मतलब नहीं, 10 केजी मतलब हमको पता है कि 10 केजी का कोई वेट है, और कहाँ लग रहा है क्या हो रहा है इसके हमको कोई लेना देना नहीं है, वेट, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंट में, अभी मेरी बाइक चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई, कहाँ डायरेक्शन किधर जाना है हमको नहीं पता, इंस्टेंट में क्या चल रही है। और एक होता है वेक्टर। वेक्टर में क्या होगा, फर्स्ट तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए।
सेकंड, सेकंड में क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है तब क्या हो जाएगा स्केलर, और ये दोनों है तो वेक्टर। इसके साथ में जो क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। किसको, ऑलवेज बोल देते हैं, OBEYS, ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ओके, तो वेक्टर होने के लिए तीन शर्त क्या क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और एडिशन, ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम अब देख लेते हैं वेक्टर लॉ एडिशन के, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को देख लेते हैं, मतलब कौन एडिशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। एडिशन, वेक्टर एडिशन लॉ बोल देते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ। कौन कौन से लॉ होते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। अब पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो तो ये जरूरी नहीं कि वह वेक्टर होगा। ओके, जैसे कि हम क्या कर सकते, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट वो डायरेक्शन में ही फॉलो करती है, डायरेक्शन में ही फॉलो करती है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर यहाँ से 2 यूनिट आ रहा है, यहाँ से 4 यूनिट आ रहा है, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 यूनिट। और यहाँ पे कोई एंगल पे आ रहा है तो इस एंगल को डिपेंड करना चाहिए वेक्टर। बट करंट, इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं होता। अगर किसी नोड पे, मैं यहाँ पे 2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इस नोड नोड पे अगर 2 करंट आ रही हैं, 2 करंट, तब जो आउटगोइंग करंट होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। इस नोड पे जो करंट होगा वो तीनों करंट का जो सम होगा वो 0 है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल 3 करंट्स मस्ट बी 0 किसी नोड पे, तब ये कितना हो जाएगा, 6 इस डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर कहीं पर दिया हुआ है कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, यहीं पर कोई वेक्टर दिया हुआ है ये बी, तब वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, थीटा। अगर ये दिया है, ये है 45 डिग्री, यहाँ से ये दिया हुआ है 15 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ये ए हो गया, यहाँ पर बी बोल दिए, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अगर 45 है, ये 30 डिग्री है, तो बी को उसी के डायरेक्शन में हम आगे मूव करेंगे, तब बी का ये हो गया। अब ये दिया है 45, ये भी 45 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। फर्स्ट में आ गया ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ को, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको आता है, किस तरह से ऐड किया जाता है, चलो देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर ए अगर बी वेक्टर के साथ में अगर ऐड करते हैं, तब उसका इसके साथ में एरो एक रहेगा ना ऊपर में, तब इसका जो होगा रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा। अगर कोई वेक्टर इस तरह से ए है, कोई वेक्टर बी है, तो बी इसके ये एक बेस लाइन और रेफरेंस लाइन के साथ में कोई एंगल थीटा बनाएगा, तब ये और बी, ये जो है ए के साथ में जब अलाइन करते हैं, तब जाके ये दोनों एक साथ रिप्रेजेंट होंगे। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर हैं और दो किसी ट्रायंगल के दो साइड की तरह हैं, इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, इस तरह से जो मैं लिखा हूँ ये एग्जैक्टली नहीं होता, इसके हिसाब से बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर, एक ए हो गया और एक इधर बी हो गया, ए और बी, इस तरह से लिखना है कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर का मतलब एक ही डायरेक्शन, ये अगर ए है तब इसके सेम ऑर्डर मतलब उससे कंसेक्यूटिव जो भी डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा वेक्टर बी है, तब उसका जो रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अगर एक सेम ऑर्डर क्या बोला जाता है, अगर इससे जा रहे हो, ये टेल है ये हेड है, एक और अगला कर दिए ये टेल और ये हेड है, तब थर्ड वाले को हम अगर यहाँ से फिर से रोटेट करते हैं, यहाँ गया ये गया ये गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो गया। बट हम बोल रहे हैं अपोजिट इन ऑर्डर में जो आएगा, ये जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये अगर सेम ऑर्डर में है तब इसका जो है अपोजिट इन ऑर्डर मतलब दूसरे ऑर्डर में है, तब ये जो आर होगा ये हमारा रिजल्टेंट, हमारा आंसर होगा। दो वेक्टर इस तरह से जुड़ेंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर इस तरह से होगा। जैसे कि मैं ये ये जो चित्र मतलब कि क्या बोलना चाहिए, इस पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक। दो वेक्टर ए और बी इस तरह से हैं कि दोनों अगर सेम ऑर्डर में है, ये ए और बी, जो थर्ड ट्रायंगल कंप्लीट करने का जो तीसरा साइड होगा और इसके सेम डायरेक्शन में न होकर ये क्या होगा, अपोजिट इन ऑर्डर में अगर होगा, ये अपोजिट इन ऑर्डर में होगा, ये बी हो गया, तब ये रिजल्टेंट आर होगा, ये हमारा उसका एडिशन होगा, ठीक। अब इसका हम जो ए का जो डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे, इसका जो आर का जो डायरेक्शन है, जैसे हमने क्या बोला बी का डायरेक्शन ये रेफरेंस लाइन से थीटा में आ रहा था यहाँ पे, उसी तरह से जो आर का डायरेक्शन होगा वो यहाँ से ए के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, ये हमारा उसका डायरेक्शन होगा, किसका, आर का। और आर का मैग्नीट्यूड जो होगा ये तीसरा साइड जो होगा। अब यहाँ पे क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका लेंथ होगा लेंथ ऑफ थर्ड साइड, LENGT लेंथ ऑफ THR थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा वो थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए, जहां से स्टार्ट करेंगे जिस वेक्टर से उस वेक्टर के आगे। अगर इसी को मैं लिख लेता हूं कि ए इधर गया, ठीक, और बी इधर गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये ए टू बी। अब एंगल जब बनाएंगे थर्ड, जब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, अगर यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तब ये सेम ऑर्डर में हो गया, बट हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट इन ऑर्डर, तब ये ए होगा ये बी होगा। और जो थीटा लेंगे ए से कितना एंगल पे ये जो आर बनेगा रिजल्टेंट बनेगा, ये हमारा बेस ए लाइन को हम बेस लेकर हम जो एंगल बनाएंगे वो रिजल्टेंट का एंगल होगा, उसका डायरेक्शन होगा। अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, ये ए और इस डायरेक्शन में एक बी ले लेते हैं, पैरेललोग्राम क्या कहता है कि इसको हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसके हेड से ए के पैरेलल एक और वेक्टर बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद बी के पैरेलल में एक और ए के हेड से एक और बनाएंगे, इन दोनों के बीच में एक डायगोनल बनाना है, ये जो डायगोनल होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा। और ये थीटा जो होगा, थीटा के लिए क्या करेंगे, ये एंगल थीटा के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में ये अगर थीटा है, तब ये जो रिजल्टेंट होगा ए के साथ में, जो बेस लाइन हम ए लेंगे, ए के साथ में ये जो रिजल्टेंट होगा आर, ये एंगल बनाएगा। और जो अल्फा होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, ए और बी के बीच का एंगल जो है थीटा है, तब ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अल्फा जो होगा, आर का जो डायरेक्शन होगा वो ए से अल्फा डिग्री में डायरेक्शन पे जाएगा। तब इसका जो पैरेललोग्राम जो लॉ है वो क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं उसको। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बना है, इसका अगर दो एडजेसेंट साइड अगर है, अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेल बाय टेल, मतलब अगर दो वेक्टर इस तरह से टेल टू टेल अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तब
इसका जो रिजल्टेंट होगा, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, अगर इसको हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम बनाए तो इसके जो डायगोनल को जो ये टच करेगा, यहाँ से ये जो डायगोनल बनाएगा, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा और इसका एंगल जो होगा ए, जो नीचे वाला जो है यहाँ से इसका एंगल होगा। अगर यहाँ से बनाएंगे तब ये भी एंगल होगा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इसको अल्फा बोलेंगे या इसको अल्फा बोलेंगे। चलिए अब दो वेक्टर्स को हम ऐड करके देखते हैं। अगर हमको एक वेक्टर ये ए दिया हुआ है और ये अगर कोई बी दिया हुआ है, तब इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये लाइन क्या हो रहा है, टेढ़ा भाग रहा है। अगर हमको कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और कोई वेक्टर अगर बी दिया हुआ है, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो टेल टू टेल पहले जोड़ लेंगे, तब ये ए हो गया और बी का टेल और ए का टेल ये हो गया बी का टेल। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक, ये पैरेललोग्राम लग गया। अब दोनों के टेल टू टेल से जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक डायगोनल बनाएंगे, एक डायगोनल। ये डायगोनल जो होगा इसका रिजल्टेंट आर होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा ए से अल्फा एंगल, और ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है। ओके, अब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू 5 यूनिट हो गया, ठीक, और एक एक ले लेते हैं बी इक्वल टू 5 यूनिट। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री पे है, तो इसको हम पैरेललोग्राम या स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट जिसके जो चारों साइड है वो इक्वल होते हैं। तब यहाँ पर एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायगोनल, और ये डायगोनल का जो एंगल होगा अल्फा, ये ए से कितना एंगल बनाएगा, ये इसका डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा। अब देख लेते हैं इसका रिजल्टेंट जो ये आर होता है, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू डू मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू कितना हो, 5 पचे 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। तब आर इक्वल टू होगा √50। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और थीटा मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स कितना है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा टेन अल्फा की जगह में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये बी के इक्वल में ये भी 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तब बी को हम किस तरह से लिखेंगे, बी का क्या हो जाएगा, बी नहीं, आर जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा √50। ओके, √50 और √50 और जो डायरेक्शन होगा 45 फ्रॉम वेक्टर ए। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तब हम इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी के बार में सिर्फ बार होगा तब भी ये वेक्टर ही कहलाएगा, और बी के साथ में अगर एक एरो होगा तब भी दोनों सेम चीजों को, सेम क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। हमारी सुविधा के लिए और बुक में सुविधा के लिए जनरली इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया क्यूमुलेटिव लॉ। अगर सीक्वेंस को चेंज भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी दो है, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़कर ए को लास्ट में जोड़ेंगे
और एक होगा a प्लस बी को ऐड कर लेंगे प्लस सी करेंगे तब भी सेम ही होगा। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, c प्लस ए प्लस बी, ए और सी को भी जोड़कर बी को जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। ये लॉ को ये वेक्टर एडिशन जो है वो फॉलो करता है। ये हमारा रिजल्टेंट आर है। ओके, ये हमारा बी है। बी को अगर हम यहाँ पे लैंड कराते हैं, अब इसका एंगल लिखते हैं, तब ये देखो, अगर इस तरह से मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगल में बी का कंपोनेंट देखो, अगर मैं इसको थीटा बोलूं, ये और बीच का एंगल अगर थीटा बोलूं, तो बी ए के डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा। इस डायरेक्शन में, ये एंगल के डायरेक्शन में जब होता है तो बी कॉस थीटा बनता है, और अपोजिट टू एंगल मतलब 90 डिग्री में जब बनाता है तब ये बनाता है बी साइन थीटा। बी के दो कंपोनेंट होंगे। अगर कोई वेक्टर बी इस तरह से दिया हुआ और इसका ये एक्स और ये वाई है, तो अगर थीटा बनाता है, इस एक्स के अलोंग में अगर थीटा बनाता है, तब बी का कंपोनेंट एक्स के अलोंग में क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा बी साइन थीटा। इसको हमेशा याद रखिए। हम इलेक्ट्रिकल में जनरली इस कंपोनेंट का यूज करते हैं, कंपोनेंट्स को। फोर्स के डायरेक्शन में भी मैकेनिक्स में हम यूज करेंगे इसको। बी का डायरेक्शन अगर कोई फोर्स है, अगर ये कोई फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट हमको लेना है, एक डाउनवर्ड में, इधर उधर कहीं भी लेना है, तब इसका यूज करते हैं। जिसके साथ में थीटा बनाएगा उसको कॉस कंपोनेंट बोलते हैं, और थीटा के अपोजिट वाले को साइन कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको, ये वाला लाइन एक है और इसके साथ में परपेंडिकुलर इस तरह से बना लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में ये और ये लगभग सेम बनते हैं, तब ये बी कॉस थीटा, तब ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक, मैं इसको, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब देखते जाइए क्या करना है। ठीक, अगर मैं इसको ओ और ये एन और इसको बोल देता हूँ पी, ये एक ट्रायंगल बन गया ओ एन पी। इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो ओ एन, ये जो है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओ एन की जगह में देखो, ओ एन क्या है, हमारा रिजल्टेंट स्क्वायर, ओपी क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एनपी क्या है, एन टू पी बी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये बी भी स्क्वायर आएगा ना, बी तो अंदर में है, तभी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बी स्क्वायर को अगर कॉमन निकालेंगे, तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यू नो, उसकी वैल्यू होती है 1। तब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर हम लेंगे, एक ये बी वाला टर्म हो गया, ये बी वाला टर्म, बी स्क्वायर निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। तब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। अब ए और बी का देख लेते हैं। पिछले एग्जांपल में ए इक्वल टू था 5 और बी इक्वल टू था 5 और दोनों के बीच में 90 था, तब क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू
ए स्क्वायर का 5 पचे 25 प्लस 5 पचे 25, ए और बी 5 इंटू 5 और कॉस ऑफ 90 इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू 0, तो बचा क्या √50। यही आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था। अब आगे देखते हैं इसके डायरेक्शन के लिए क्या करें। इसके डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन क्या होगा, ए से अल्फा डायरेक्शन में, तब अल्फा डायरेक्शन को हम लोग किससे निकालते हैं, टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर में था बी साइन थीटा, तब हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये नीचे में क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हम क्या एंगल निकाल सकते हैं। अब अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें हमने ऐड करना देखा, ठीक, ऐड करना। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट करना। हमने बोला था ए को इधर जोड़ना है और ये अगर बी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो अब बोल रहा है कि ए माइनस बी, बी का जो डायरेक्शन है हमको इधर नीचे ले जाना है। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी। अब क्या करेंगे, ये अगर 30 था तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ठीक, अब इसके साथ में हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे फिर से, ये हमारा रिजल्टेंट आर होगा और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आर की जगह में ये हो जाएगा √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। ओके, और जो एंगल होगा, एंगल मतलब यहाँ से ए से रिजल्टेंट लेंगे, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगा, इसके साथ में अपोजिट का साइन थीटा। अब क्या होगा, 180 माइनस थीटा लेंगे ना, यहां से जब लेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे जब ये जो दोनों का जो बीटा होगा, ये बीटा ये 190 से ज्यादा है, तब इसको क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक, तब क्या हो जाएगा, ये 10 अल्फा इक्वल टू, यहाँ से अल्फा डायरेक्शन, यहाँ से अल्फा ले रहे हैं, ये वाला अल्फा, ये रिजल्टेंट है हमारा। तब 10 अल्फा इक्वल टू अपोजिट, तो बी साइन थीटा होता है, ये जो इसके बीच का थीटा, थीटा को हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तब ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये अगर 30 है, 180 में से 30, सॉरी ये 30 था, या ये 30 हो जाएगा, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 को, तब ये 180 माइनस थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल इसके अपोजिट में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये टोटल, इसको हम थीटा बोले थे। पहले तो थीटा ये था और बी को हमने नेगेटिव बोला, इधर वापस ले लिए, तब ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये थीटा के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद हम कल कुछ वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर के बारे में देखेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब अगर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर को भी थोड़ा देख ही लेते हैं इसको, उसके बाद आगे सीधा हर चीज को रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई हमेशा x, y और z का डायरेक्शन लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है, कोई पॉइंट P रखा हुआ है जिसको हम लोग x, y से डिनोट कर रहे हैं। तब ये
इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये y डायरेक्शन में और ये x डायरेक्शन में कितना कितना मूव किया है उसके बेस पे होता है। ये अगर हमारा ओरिजिन 0 है, यहाँ से ये कितना चल रहा x, ये y डायरेक्शन, ये y होगा y का लेंथ और ये कितना होगा x का लेंथ। ठीक, रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, x और y। अगर ये हमारा ओरिजिन है, बोला हमने 0 0 पे, अगर ये एक्स वाई पे है तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा हमारा डायरेक्शन r। तब r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x के डायरेक्शन में गया है इधर और इसका यूनिट वेक्टर i कैप प्लस y के डायरेक्शन में y यूनिट मूव किया है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट कैप, सॉरी यूनिट डायरेक्शन j कैप। ठीक, अब इसको हम इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, आर मॉड इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और इसका आर का जो डायरेक्शन होगा उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तब आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मॉड। तब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, ये हो गया, ये जब रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर, वेक्टर के साथ में जब उसका कैप लिखते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। और इसी को हम, ये हो गया 2 डायमेंशन में। अगर इसमें हम एक्सटेंड कर देते हैं, कौन सा, जेड डायरेक्शन को, तब ये पी जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब जेड डायरेक्शन में कितना मूव किया है ये देखेंगे। जेड डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन के कैप। तो के में अगर वाई डायरेक्शन, अगर वाई यूनिट जाएगा, मूव किया होगा ये पॉइंट, तब आर इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका लोकेशन होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आर का मॉड कितना लिखोगे, फिर आर का जो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर जो आर कैप क्या हो जाएगा, आर का यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये रहा और मैग्नीट्यूड इधर नीचे लिखा हुआ है। चलिए, तब अब ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन के बाद में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अगर कोई पॉइंट यहाँ दिया हुआ है ए, यहाँ कोई पॉइंट बी दिया हुआ है और हमारा ये ए हो गया x1 y1 और b जो हो गया x2 y2। ठीक, और ये हमारा x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन। यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ए टू बी में कितना डिस्प्लेसमेंट आया है। तब इसके लिए अब क्या कर सकते हो, ओरिजिन ये 0 0 से एक वेक्टर ए, 0 0 से ए का एक वेक्टर बना लेते हैं, एक वेक्टर बी का बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए बी वेक्टर। ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी में। तब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक ये देखिए, ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर मैंने बोला ए बी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लॉ को याद कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है और थर्ड वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, जो थर्ड वेक्टर होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है,
इसी फॉर्मूला से ए बी का हम फाइंड करने की देखते हैं, इसी रूल से, ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन से। तब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी इक्वल टू बी वेक्टर। हमारे पास क्या है, ए है बी है, ए बी का हमको फाइंड करना है। तब क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी माइनस ए, ये पॉजिटिव में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब ये आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, अगर ए टू बी हमको फाइंड करना है, तब सब्ट्रैक्ट किसको करना है, फाइनल माइनस इनिशियल को, तब जाके हमको क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए बी का कैप होगा, ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए बी का कैप होगा, और ए बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का डायरेक्शन अपॉन ए बी का मॉड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या करेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे और उनके बीच का एंगल निकालना देखेंगे।